अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं साबा। आज हम SPSS में रिलायबिलिटी एनालिसिस के बारे में निहायत तफसील से सीखेंगे। ये एक 10 मिनट की मुकम्मल मास्टर क्लास है जो आपके रिसर्च करियर में बहुत काम आएगी। रिसर्च में डेटा की रिलायबिलिटी को चेक करना सबसे पहला और अहम स्टेप होता है। इसके बगैर आपके रिसर्च रिजल्ट्स की कोई स्टैटिस्टिकल वर्थ नहीं होती और कोई भी जर्नल आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं करेगा। सबसे पहले बुनियादी सवाल, रिलायबिलिटी दरअसल है क्या? स्टैटिस्टिक्स में रिलायबिलिटी का मतलब है कि आपका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी आपका क्वेश्चनर कितना कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल है। इसका मतलब है कि अगर हम सेम कंडीशंस में सेम पार्टिसिपेंट्स पर टेस्ट बार बार करें तो रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसे स्टैटिस्टिकल टर्म्स में स्टेबिलिटी कहा जाता है। दूसरी अहम चीज है इंटरनल कंसिस्टेंसी। ये बताती है कि आपके स्केल के तमाम आइटम्स एक ही वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं या नहीं। अगर आइटम्स मिलते जुलते होंगे तो अल्फा वैल्यू हाई होगी। अक्सर लोग रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें, रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी है जबकि वैलिडिटी एक्यूरेसी है। एक स्केल रिलायबल हो सकता है लेकिन वैलिड नहीं। सोचिए एक निशानाबाज टारगेट की मिसाल। अगर सारी गोलियां एक ही जगह लग रही हैं लेकिन सेंटर में नहीं तो ये रिलायबल है पर वैलिड नहीं। सेंटर में लगना वैलिडिटी है। रिलायबिलिटी क्यों जरूरी है? सबसे पहले ये आपके डेटा की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। साइंटिफिक कम्युनिटी में सिर्फ वही रिजल्ट्स एक्सेप्ट होते हैं जो रिलायबल इंस्ट्रूमेंट से लिए गए हों। इससे रिसर्चर्स को अपने फाइंडिंग्स पर स्टैटिस्टिकल कॉन्फिडेंस मिलता है। ये कंफर्म करता है कि जो डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं वो रियल इंफॉर्मेशन है, न कि सिर्फ रैंडम एरर। स्टैटिस्टिक्स में हम कहते हैं कि ऑब्जर्व्ड स्कोर इक्वल्स ट्रू स्कोर प्लस एरर। रिलायबिलिटी एनालिसिस का मकसद इस एरर कंपोनेंट को कम से कम करना होता है ताकि हम ट्रू स्कोर के करीब पहुंच सकें। रिलायबिलिटी एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ शराइत का जानना जरूरी है। याद रखें, ये टेस्ट हमेशा मल्टी आइटम स्केल्स पर ही अप्लाई होता है, सिंगल आइटम पर नहीं। आपके आइटम्स इंटरवल या रेशियो स्केल पर होने चाहिए, जैसे लिकर्ट स्केल 1 to 5 रेंज। कम आज कम 3 से 5 आइटम्स का होना एक अच्छे रिजल्ट के लिए बेहतर होता है। अब स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात करते हैं। क्रोनबॉक्स अल्फा सबसे ज्यादा मशहूर है, जो ली क्रोनबॉक ने 1951 में इंट्रोड्यूस करवाया था। ये इंटरनल कंसिस्टेंसी का गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्रोनबॉक्स अल्फा टैब यूज होता है जब आप इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करना चाहते हो। ये बताता है कि स्केल के तमाम आइटम्स एक ही कॉन्सेप्ट को मेजर कर रहे हैं। अगर आप एडवांस्ड मॉडलिंग जैसे SEM स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग कर रहे हैं तो वहाँ कंपोजिट रिलायबिलिटी CR और एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड AVE भी रिपोर्ट की जाती हैं। चलें अब प्रैक्टिकल वॉकथ्रू शुरू करते हैं। SPSS ओपन करें और चेक करें कि आपका डेटा सही तरह से कोडेड है और मिसिंग वैल्यूज हैंडल हो चुकी हैं। टॉप मेन्यू में एनालाइज पर क्लिक करें, फिर ड्रॉप डाउन में से स्केल और वहां से रिलायबिलिटी एनालिसिस को सिलेक्ट करें। इस स्टेप को तवज्जो से देखें। इस बार क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। लेफ्ट साइड पर आपकी फाइल के सारे वेरिएबल्स होंगे। इनमें से अपने स्केल के आइटम्स सिलेक्ट करें। इन सिलेक्टेड आइटम्स को सेंटर एरो की मदद से आइटम्स बॉक्स में मूव कर दें। मिसाल के तौर पर अगर हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर कर रहे हैं तो सिर्फ उसके सवालात सिलेक्ट करें। मॉडल ड्रॉप डाउन में अल्फा डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। इसे ही रहने दें क्योंकि हम क्रोनबॉक्स अल्फा कैलकुलेट करना चाहते हैं। आप मजीद ऑप्शंस भी यहाँ देख सकते हैं। अब सबसे जरूरी स्टेप, राइट साइड पर मौजूद स्टैटिस्टिक्स बटन पर क्लिक करें। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये डिटेल डायग्नोस्टिक्स के लिए लाजमी है। अब सबसे जरूरी स्टेप, राइट साइड पर मौजूद स्टैटिस्टिक्स बटन पर क्लिक करें। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये डिटेल डायग्नोस्टिक्स के लिए लाजमी है। नए खुलने वाले बॉक्स में डिस्क्रिप्टिव्स फॉर के नीचे आइटम, स्केल और स्केल इफ आइटम डिलीटेड तीनों को चेक करें। ये हमारे रिजल्ट्स की बेस से बनाएंगे। इंटर आइटम बॉक्स में कोरिलेशंस को भी सिलेक्ट लें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें और मैं डायलॉग बॉक्स में ओके दबा दें। जब आप ओके दबाएंगे तो SPSS आपको आउटपुट विंडो में ले जाएगा। यहाँ 3 से 4 टेबल्स होंगे जो हमारे लिए अहम हैं। घबराएं नहीं, हम एक एक करके सब समझेंगे।
सबसे पहला टेबल केस प्रोसेसिंग समरी है। ये बताता है कि कितने पार्टिसिपेंट्स का डेटा एनालिसिस में शामिल हुआ। अगर यहाँ एक्सक्लूडेड में बड़े नंबर्स हैं, तो चेक करें मिसिंग डेटा का मसला तो नहीं। अब सबसे अहम टेबल रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। यहाँ क्रॉनबॉक्स अल्फा की वैल्यू देखें। हमारी मिसाल में ये 0.812 है, जो कि बहुत अच्छी है। साथ ही ये भी बताता है कि टोटल कितने आइटम्स यूज हुए हैं। अब इंटरप्रिटेशन का वक्त है। स्टैटिस्टिक्स में 0.70 को कट ऑफ वैल्यू माना जाता है। अगर आपकी वैल्यू इससे ऊपर है तो आपका स्केल रिलायबल है और आप आगे बढ़ सकते हैं। इस टेबल को देखें। 0.70 से 0.80 गुड, 0.80 से 0.90 वेरी गुड और 0.90 से ऊपर एक्सेलेंट है। लेकिन अगर वैल्यू 0.95 से भी ऊपर चली जाए तो हो सकता है कि आपके आइटम्स रिडंडेंट एक जैसे हों। अगला जरूरी टेबल आइटम टोटल स्टैटिस्टिक्स है। इसका करेक्टेड आइटम टोटल कोरिलेशन कॉलम चेक करें। अगर किसी आइटम की वैल्यू 0.30 से कम है तो इसका मतलब है वो आइटम वेरिएबल के साथ मैच नहीं कर रहा। अब देखें अल्फा इफ आइटम डिलीटेड कॉलम। ये एक मैजिक कॉलम है। अगर किसी आइटम को निकालने से ओवरऑल अल्फा वैल्यू बढ़ रही है तो आप उस आइटम को डिलीट करके स्केल बेहतर बना सकते हैं। मसला ये है कि अगर अल्फा 0.70 से नीचे हो तो क्या करें? परेशान मत हो। सबसे पहले बार्ड परफॉर्मिंग आइटम्स को निकालें या सवालत की वर्डिंग चेक करें कि पार्टिसिपेंट्स उन्हें सही समझ रहे हैं या नहीं। इंटर आइटम कोरिलेशन मैट्रिक्स देखें। तमाम कोरिलेशंस 0.30 और 0.80 के दरमियान होनी चाहिए। बहुत लो कोरिलेशन का मतलब है कि सवालत मिलते जुलते नहीं और बहुत हाई का मतलब है कि वो डुप्लीकेट हैं। कुछ आम गलतियां जो स्टूडेंट्स करते हैं। एक तो सैंपल साइज बहुत छोटा लेना। रिलायबल रिजल्ट्स के लिए कम अज कम 50 से 100 पार्टिसिपेंट्स का होना बेहतर है। मिसिंग डेटा को हैंडल किए बगैर एनालिसिस रन करना भी गलती है। सबसे बड़ी गलती रिवर्स कोडिंग न करना है। अगर आपका एक सवाल पॉजिटिव है और एक नेगेटिव तो अल्फा हमेशा लो आएगा जब तक आप नेगेटिव सवाल को रिवर्स कोड 1 to 5, 2 to 4 न कर दें। रिजल्ट्स को थीसिस में कैसे लिखना है? APA स्टाइल के मुताबिक आपको क्रॉनबॉक्स अल्फा की वैल्यू, आइटम्स की तादाद और स्केल की रिलायबिलिटी की इंटरप्रिटेशन रिपोर्ट करनी होती है। मिसाल के तौर पर The internal consistency of the customer satisfaction scale was assessed using Cronbach's alpha, which was found to be 0.81, indicating good reliability. तो दोस्तों, आज हमने रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा, SPSS में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर सीखा और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना सीखा। ये मास्टर क्लास उम्मीद है आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अब आपकी बारी है। अपने डेटा पर ये एनालिसिस अप्लाई करें। स्टैटिस्टिक्स देखने में मुश्किल लगती है पर प्रैक्टिस से ये बहुत आसान हो जाती है। सबा हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर है। उम्मीद है ये 10 मिनट की तफसीली वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। स्टैट्स अब मुश्किल नहीं, बस समझने की बात है।